आप सभी लोग टाइटैनिक शिप के बारे में जानते तो होंगे ही। वो एक ऐसा शिप था जिसने अपने जमाने में खूब सुर्खियां बटोरी थी, पर लास्ट में जाके इस शिप के साथ ऐसा कुछ हुआ जो आज भी लोगों को परेशान कर देता है, लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि कैसे एक ही रात में सब कुछ तहस नहस हो गया और हजारों लोगों की जान चली गई। ऐसा ही कुछ इस साल 18 जून 2023 को भी हुआ, जिससे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। एक सबमरीन जो टाइटैनिक के मलबे को देखने तो गई, पर अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे थोड़ी सी ही दूर टाइटैनिक के खुद मलबा बन गई। इस न्यूज के जैसे ही लोगों को पता चला तो वो सारे लोग खुद इस न्यूज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि आखिर ये सब हुआ कैसे, और लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। हम बात कर रहे हैं ओशियन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन के बारे में। तो चलिए आज हम आपसे टाइटन सबमरीन से जुड़ी हुई कुछ बातों को आपके सामने लाते हैं। राम राम दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल देश विदेश में स्वागत है। टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया, जो कि 700 किलोमीटर दूर था नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से, और इस पॉइंट पर ओशियन की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा भी मौजूद है। डाइव से एक दिन पहले सबमरीन में एक प्रॉब्लम भी नोटिस की गई थी, पर इसके बाद भी उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ना सोचते हुए सबमरीन को ओशन में उतार दिया। ये टूर इतना एक्सपेंसिव था, लोगों ने इस टूर में जाने के लिए 2 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दिए सिर्फ कुछ घंटों के टूर के लिए। अगर हम टाइटैनिक की बात करें तो वो साल 1912 में डूबा था और बहुत सालों तक इसको ढूंढने की कोशिश जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशंस में ये काम इतना इजी नहीं था। साल 1985 में जाकर फाइनली ओशियन फ्लोर पे टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़ के गई थी कि अब इसके जवाब जानने का वक्त आ ही गया था। बहुत सारे एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक के रैक का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरन 1995 में टाइटैनिक मलबे को बहुत सारी बार विजिट करने गए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की, और टाइटैनिक मूवी हिट रही। इस मूवी का इतना क्रेज हो गया था कि टाइटैनिक मलबे को देखने के लिए करोड़ों लोगों का सपना बन गया था। इसे एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। चलिए तो हम अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इतने सारे पैसे खर्च करके इस टूर को करने का सोचा। इसमें सबसे पहला नाम आता है स्टॉकटन रश का। ये ओशियन गेट कंपनी के CEO थे। फिर नाम आता है हैमिश हार्डिंग का। ये एक 58 ईयर ओल्ड ब्रिटिश बिलियनियर थे। फिर थर्ड और फोर्थ पे आते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा सुलेमान। कहते हैं कि सुलेमान इस टूर के लिए रेडी नहीं था, उसको डर लग रहा था यहाँ पर जाने से। फिर अपने पापा की खुशी के लिए कि उनको बुरा ना लगे और उनको उस पे प्राउड फील हो, इसलिए उसने जाने के लिए हाँ बोल दिया। और फिफ्थ पैसेंजर थे पॉल हेनरी। ये 77 ईयर्स के थे और इन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिप रैक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। हैमिश हार्डिंग 18 जून को डाइव करने से पहले एक लास्ट पोस्ट किया था। उसमें उनका कहना था कि वेदर खराब होने की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है और कल सुबह जब वेदर ठीक होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। टाइटन इस कंपनी की एक अकेली सबमरीन नहीं थी। इसके अलावा ओशियन गेट के पास 2 और सबमरीन्स थी, एंटीपोड्स और साइक्लोप्स। एंटीपोड्स 304 मीटर तक की गहराइयों तक जा सकती थी समुद्र में, और साइक्लोप्स 500 मीटर तक। लेकिन टाइटन को डिजाइन किया गया था कि वो 4000 मीटर तक पानी में जा सके, यानी 4 किलोमीटर पानी के अंदर तक। इस गहराइयों में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। इस डेप्थ पे जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट 400 टाइम्स ज्यादा है सरफेस पर मौजूदा प्रेशर से। जो भी सबमरीन इस डेप्थ पर जाएगी उसका डिजाइन ये सब सोचकर किया जाना चाहिए। ये सबमरीन कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस 5 लोगों के बैठने की जगह। इसकी मेन बॉडी थी जिसको हल कहा जाता था, वो कार्बन फाइबर की बनी हुई थी। एंड में 2 कैप लगी हुई थी जो टाइटेनियम की बनी हुई थी, और टोटल लेंथ 6.7 मीटर्स थी और वेट 10,400 kg से ज्यादा। इसके डिजाइन को देखो, इसमें 4 इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, जिसके जरिए ये ऑपरेट होती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि इसको चलाया कैसे जाता है। We run the whole thing with this game controller. Come on! इसको चलाने के लिए एक वीडियो गेम कंट्रोलर का यूज करते हैं सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए। ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। ऐसा यूएस नेवी भी अपनी सबमरीन में जो पेरिस्कोप लगाए जाते हैं बाहर देखने के लिए, जो व्यू पॉइंट होता है, वो एक्सबॉक्स कंट्रोलर से ही कंट्रोल करते हैं। पर यहाँ पे तो पूरी की पूरी सबमरीन को कंट्रोल किया जा रहा था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के थ्रू। इसका मतलब जो इस सबमरीन को चला रहा था वो भी इस वीडियो गेम कंट्रोलर का यूज कर रहा था। 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम के सबमरीन में बैठकर समुद्र के अंदर जाते हैं टाइटैनिक के रैक को देखने। वही टाइटैनिक जो आज से 100 साल पहले समुद्र में डूब गया था। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है, और जैसे कि हमने पहले कहा था, बहुत ही एक्सपेंसिव भी। ये ट्रिप इतनी एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक शिप का मलबा समुद्र की गहराइयों में नीचे छुपा पड़ा है। अगर स्पेशली कहा जाए तो 3810 मीटर पानी के सरफेस से नीचे है। ये सबमरीन पानी के नीचे जाने का सफर शुरू करती है और इसे करीब 2 घंटे लगेंगे टाइटैनिक के रैक तक पहुंचने के लिए। और हर 15 मिनट में ये सबमरीन सिग्नल भेजेगी। समुद्र के ऊपर एक पोलर प्रिंस नाम के
शिप पर। ये इनके लिए एक कम्युनिकेशन का जरिया था बाहर की दुनिया से। उस दिन 18 जून को इस सबमरीन को 2 घंटे लगने थे टाइटैनिक तक पहुंचने में, पर 1 घंटे 45 मिनट ही हुए थे पानी के अंदर जाते हुए कि अचानक टाइटन ने अपना सिग्नल ऊपर खड़े पोलर प्रिंस से खो दिया। इसका मतलब ऊपर बैठे लोग सोचते हैं कि सबमरीन टाइटैनिक के पास पहुंचने वाली होगी। इतनी गहराइयों में सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात है और इस बात को इतना सीरियस लिया ही नहीं गया, क्योंकि इतने डीप वाटर में सनलाइट पहुंचती ही नहीं है और यहाँ पर हर टाइम अंधेरा ही रहता है। टोटल ट्रिप 7 घंटे की थी और शाम को 7:30 बजे वो टाइम था जब सबमरीन को अपना टूर खत्म करके ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन उसका कोई नामो निशान दिखा ही नहीं। और शाम को 7:30 बजे जब पोलर प्रिंस में जो टीम बैठी हुई थी उसने डिसाइड किया कि पोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए और वहाँ से शुरुआत होती है 4 दिन एक लंबी चली एक मल्टीनेशनल सर्च की। 4 दिन इसलिए क्योंकि इस सबमरीन में सिर्फ 96 आवर्स यानी 4 दिन की ऑक्सीजन थी। क्योंकि ट्रिप सिर्फ चंद घंटों की थी तो 4 दिन की ऑक्सीजन मोर देन सफिशिएंट थी। अब अक्सर शिप्स में एक इमरजेंसी लोकेटेड लगाया जाता है जिसे इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन कहते हैं। इसकी मदद से सबमरीन को लोकेट किया जा सकता है, लेकिन टाइटन में ये लगा ही नहीं था। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर टाइटन ओशन के सरफेस पे आ भी जाती तो अंदर बैठे लोग ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मर जाते, क्योंकि अंदर से सबमरीन को खोलने का कोई तरीका था ही नहीं। ये सिर्फ बाहर से ही खोली जा सकती थी और सर्च एरिया 24,000 किलोमीटर बड़ा था। इतने बड़े एरिया में इतनी छोटी सी चीज ढूंढना कितना मुश्किल काम है। ये एक जबरदस्त सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होता है उस सबमरीन को ढूंढने का। एरोप्लेन्स, शिप्स, रोबोट व्हीकल्स का भी यूज होता है और उन्होंने सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी और अगले 2 दिन तक ये तलाश जारी रही थी, लेकिन टाइटन का कुछ पता नहीं चला। यूएस, कैनेडियन और फ्रांस की सर्च टीम ने हार नहीं मानी और तब हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल कि आखिर इन पैसेंजर्स को क्या हुआ है। खैर 3 दिन की खोज के बाद कैनेडियन एयरक्राफ्ट का सोनार कुछ बैंगिंग नॉइज सुनता है, जैसे कि कोई गेट जोर जोर से बजा रहा हो, और फिर यूएस कोस्ट गार्ड को नॉइज सुनाई देती है। तो फाइनली 22 जून के आरओवी जो ओशन के फ्लोर पे खोज कर रहे थे उनको कुछ मलबा दिखाई देता है टाइटैनिक के बोझ से कुछ 1000 मीटर दूर, और उस मलबे को देख के ये कंफर्म हो जाता है कि सबमरीन टूट गई है और 5 लोग अपनी जान खो चुके हैं। जो बैंगिंग नॉइज सुनी थी उसका इस सबमरीन से कोई कनेक्शन था ही नहीं, क्योंकि कुछ मिली सेकेंड्स में इम्प्लोजन हुआ होगा और वो सारे लोग मिली सेकेंड्स में ही मर गए होंगे पानी के इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से। इसमें रीजन ऑफ इम्प्लोजन था जो टाइटन की बॉडी कार्बन फाइबर की बनी हुई थी, पर यूजुअली सबमरीन बनाई जाती है स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम की। टाइटन के कार्बन फाइबर का डिजाइन एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन था, ऐसा खुद ओशन गेट के सीईओ ने अपने इंटरव्यू में बोला था। टाइटन को बनाते टाइम कुछ रूल्स तोड़े हैं। लॉन्च से पहले सबमरीन को 5000 से 10,000 psi प्रेशर पे टेस्ट किया गया था, जिसमें वो पास भी हो गई थी। पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि ओशन के अंदर सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, वहां पे कोई वेल या इतनी बड़ी कोई भी चीज सबमरीन से टकरा सकती है। तो किसी भी सबमरीन को सिर्फ पानी के प्रेशर से टेस्ट कराना ये कोई एक लौता ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में चीजें अलग होती हैं। 2019 में कार्ल स्टैनली ने भी सबमरीन का ट्रिप किया था और उस टाइम पर भी ओशन गेट के सीईओ ही ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि उस ट्रिप के टाइम पे वो जब नीचे जा रहे थे उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैक्स की आवाज सुनाई दी थी। 2019 में स्मिथसोनियन मैगजीन में लंबा अराइवल छपा था कि जिसमें इनके सीईओ ने कहा था कि ये जो एक्ट है ये फालतू का है, इसमें इतनी सेफ्टी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक और इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि सेफ्टी इज जस्ट अ प्योर वे। Like to be remembered as an innovator. I think it was General MacArthur said, "You're remembered for the rules you break." And you know, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium. There's a rule you don't do that. Well, I did. It's picking the rules that you break that are the ones that will add value to others and add value to society. लास्ट में हम यही कहेंगे कि सीईओ स्टॉकिन रश ने सेफ्टी पे ध्यान ना देके उन्होंने अपने साथ साथ और 4 लोगों की जान खतरे में डाली और अंत में वे सारे मर गए। इसलिए कभी भी उन चीजों पे एक्सपेरिमेंट मत करो जिसको दूसरों की जान की कुर्बानी देनी पड़े। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा पर हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। और साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का पता चलता रहे। थैंक यू।